मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वीर कुमार को याद है कि पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा कुछ जगह सिर्फ ज़मीन नहीं होती, उनकी अपनी रूह होती है। उस वक्त वीर हंस देता था, अब नहीं हंसता। शहर की ज़िंदगी एक अजीब किस्म की सुन्नत है, हर सुबह एक जैसी, हर रात एक जैसी। वीर कुमार पिछले 9 साल से दिल्ली में था, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम, किराए का फ्लैट और एक तन्हाई जो धीरे धीरे आदत बन गई थी। माँ बचपन में ही चली गई थी, इतने साल पहले कि उनका चेहरा अब धुंधला सा पड़ गया था। बस एक खुशबू याद रहती थी, सरसों के तेल और मिट्टी की मिली जुली खुशबू। पिताजी ने अकेले सब संभाला था, गांव में रहें, तालाब में मछलियां पाली, जिंदगी चलाते रहें। 3 साल पहले पिताजी भी चले गए, सीधे दिल के दर्द उठा और वो चल बसे। कोई नाटक नहीं, कोई लंबी बीमारी नहीं, जैसे थक गए हों और सो गए हों। वीर अंतिम संस्कार के लिए आया था, कुछ दिन रुका था, फिर वापस चला गया था। गांव का घर बंद पड़ा था, तालाब किसी पड़ोसी के भरोसे था। इस बार जब वीर ने सोचा कि वीकेंड पर गांव जाएगा तो मन में एक साफ इरादा था, तालाब बेचना है, बस इतना। तालाब से क्या लेना देना उसे, वो शहर में रहता है, शहर में काम करता है, तालाब की देखभाल करने वाला कोई नहीं, और हर साल उसका टैक्स भरते रहो। बेहतर है कि किसी को बेच दो, पैसे मिलें और इस आखिरी झंझट से भी मुक्ति मिले। शुक्रवार की शाम उसने गाड़ी निकाली और गांव की तरफ चल दिया। गांव को बदलते देखकर अजीब लगता है, जो चीज़ें बचपन में बड़ी लगती थी वो अब छोटी मिलती हैं, जो रास्ते लंबे लगते थे वो छोटे निकलते हैं। मगर कुछ चीज़ें नहीं बदलती, वो पुरानी नीम की छांव, मंदिर के बाहर की वो सीढ़ी जो थोड़ी टूटी हुई है, और विष्णु काका का वो घर जिसकी दीवार पर सदाबहार की बेल हमेशा चढ़ी रहती है। विष्णु काका पिताजी के सबसे पुराने दोस्त हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। पिताजी के जाने के बाद विष्णु काका ने ही घर की छत ठीक करवाई थी, बिना बताए। वीर जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो काका बाहर चारपाई पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। 3 साल हो गए थे, मगर उन्होंने वीर को देखते ही पहचान लिया। उठे, गले लगाए, आंखें थोड़ी नम हुई, चाय हुई, बातें हुई, पिताजी की याद आई। फिर वीर ने बात छेड़ी, काका तालाब के बारे में सोच रहा हूँ, अगर कोई पार्टी मिले जो खरीदना चाहे तो मेरे से बात करवाएं, मैं बेचना चाहता हूँ। कमरे में एक पल के लिए जैसे हवा रुक गई। विष्णु काका का चेहरा जो अभी तक खुला और गर्मजोश था, अचानक कुछ अजीब हो गया, जैसे किसी ने उस पर एक पर्दा खींच दिया हो। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा, धीरे से, तुम्हारे पिताजी कभी बेचना नहीं चाहते थे उसे? बस इतना कहा और कोई बात नहीं। वीर ने हल्के से जवाब दिया कि पिताजी की अपनी सोच थी, मगर अब हालात अलग हैं। काका कुछ बोले नहीं, सिर्फ खिड़की से बाहर देखते रहे, जैसे कोई हिसाब किताब जोड़ रहे हों। वीर ने उस खामोशी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात वो अपने गांव के घर में रुका। घर खुला तो अंदर से बंद कमरों की वो खास गंध आई, नमी, धूल और कुछ और जो घरों में तब आता है
जब वो लंबे अरसे से खाली पड़े हों, जैसे घर भी सांस रोक कर इंतजार करता है। वीर ने ऊपर की मंजिल पर अपना कमरा खोला। पुरानी चारपाई, दीवार पर एक पुरानी कैलेंडर जो 2019 का था, पिताजी के जाने के 1 साल पहले का। उसने कैलेंडर को उतार कर एक तरफ रख दिया। रात के खाने में उसने जो कुछ लाया था वो खाया। बाहर गांव की रात थी। शहर की तरह कभी पूरी तरह जागती नहीं, ना पूरी तरह सोती है। कुत्तों की आवाजें आती थी, कभी कभी कोई मोटरसाइकिल गुजरते थे। वीर सो गया। रात के करीब 2 बजे लाइट चली गई। आंखें खोली तो अंधेरा था, वो घना अंधेरा जो शहर में नहीं मिलता। शहर में रात में भी रोशनी रहती है, बाहर से, पर्दों के पीछे से। यहाँ सच्चा अंधेरा था और गर्मी। जून का महीना था, एसी नहीं था, पंखा बंद था। वीर उठा और बालकनी की तरफ गया। बालकनी दूसरी मंजिल पर थी। वहां से गांव का बड़ा हिस्सा दिखता था, घरों की छतें, दूर खेत और उससे भी थोड़ी दूर पिताजी का तालाब। वीर ने रेलिंग थामी और बाहर की हवा महसूस की। तभी उसकी नजर तालाब पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि वो देख नहीं पा रहा। रात थी, चांद था, मगर रोशनी कम थी। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा। तालाब के बीचों बीच कुछ चमक रहा था, हल्की, मध्यम मगर साफ। एक नारंगी पीली रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो पानी के ऊपर, तालाब के बीच में। वीर ने सोचा शायद कोई मछुआरा रात में, और वो भी तालाब के बीच में, किसी नाव के बिना। उसने थोड़ी देर देखा, रोशनी हिल नहीं रही थी, वहीं थी स्थिर। अक्ल ने कहा जाओ मत, रात है, मगर जो चीज अपनी है उस पर हक जताने की फितरत नहीं छोड़ी जाती। वीर नीचे आया, टॉर्च उठाई और बाहर निकला। तालाब तक का रास्ता वीर को याद था, आंखें बंद करके भी जा सकता था। बचपन में कितनी बार गया होगा, मगर उस रात वो रास्ता कुछ अलग लगा। पैरों तले मिट्टी वही थी, पेड़ वही थे, मगर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, मगर जब पलट कर देखो तो कोई नहीं। तालाब के किनारे पहुंचकर वीर रुका, टॉर्च चलाई, पानी पर रोशनी पड़ी और वो दिखा। तालाब के बीचों बीच पानी की सतह पर एक घड़ा, मिट्टी का, गहरे लाल रंग का। उसके भीतर से वो रोशनी आ रहे थे, वही जो ऊपर से दिखे थे। घड़ा पानी पर तैर रहा था, कोई लहर नहीं, कोई हवा नहीं, बस वो घड़ा वहां स्थिर। वीर ने टॉर्च की रोशनी उस पर टिकाई और तभी पानी के नीचे से एक हाथ निकला, इंसानी हाथ, उंगलियां लंबी, खुरदरी, जैसे मेहनत करने वाले का हाथ। कलाई तक दिखा। पानी ऊपर हवा में उठा और हाथ घड़े को थामा और उसे नीचे खींच लिया। एक पल में घड़ा गया, रोशनी गई। पानी की सतह पर सिर्फ एक छोटी सी लहर थी जो धीरे धीरे फैलती गई और मिट जाती थी। वीर की टॉर्च उसके हाथ में कांप रहे थे। उसे याद नहीं कि वो कितनी देर वहां खड़ा रहा, बस इतना याद है कि एक पल में उसके पैरों ने फैसला किया और वो भागा। घर तक रुका नहीं, दरवाज़ा बंद किया, सांस लेता रहा, रात भर नहीं सोया। अगली सुबह वो सीधे विष्णु काका के पास गया। काका उठे, आंगन में बैठे, चेहरे पर वो भाव था जो तब होता है जब कोई किसी का इंतज़ार करता है मगर ये कहना नहीं चाहता। वीर ने रात की पूरी बात बताई, घड़ा, रोशनी, वो हाथ। बोलते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रहे थे।
काका ने सुना, बीच में कोई सवाल नहीं किया। जब वीर रुका तो काका ने एक लंबी सांस ली। बैठ जाओ वीर। वीर बैठा। अब बताने का वक्त आ गया है। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम तालाब को लेकर कोई बात करो तो बताऊं। उन्हें पता था कि एक दिन यह होगा। काका ने जो बताया वो धीरे धीरे बताया, जैसे हर लफ्ज का बोझ उठाते हुए। बात उस रात से शुरू होती है जब वीर 6 साल का था। उस गर्मी में बाढ़ आई थी, ज्यादा नहीं मगर तालाब उफान पर गया था। वीर उस दोपहर किनारे पर खेल रहा था। पैर फिसला, वो तालाब में गिर गया। उस उम्र में तैरना नहीं आता था। पिताजी खेतों में थे, दूर। आवाज वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, मगर वीर डूबा नहीं। कुछ मिनटों बाद जब पिताजी किनारे पहुंचे तो वीर किनारे पर लेटा हुआ था, गीला, डरा हुआ मगर जिंदा। उसे कुछ याद नहीं था कि वो किनारे तक कैसे आया। पिताजी ने सोचा शायद खुद ही आ गया होगा, मगर उस रात जब वीर सो गया, पिताजी तालाब पर गए और उन्होंने कुछ देखा। पानी की सतह पर एक हल्की सी हलचल थी और फिर वो एक बुजुर्ग औरत का चेहरा पानी के नीचे से झांकता हुआ। सफ़ेद बाल, आंखें बंद, जैसे सोई हो। पिताजी घबराए नहीं। वो गांव के थे, उन्हें पता था कि कुछ जगह अपनी होती हैं। उन्होंने हाथ जोड़े और वो चेहरा धीरे धीरे पानी में समा गया। उस रात के बाद पिताजी हर अमावस्या उस तालाब पर जाते, एक घड़ा ले जाते हैं, उसमें दिया जलाकर फूल डालते हैं, पानी पर छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। काका खुद एक बार साथ गए थे। उन्होंने पूछा था, ये क्या करते हो? पिताजी ने जवाब दिया था, हिसाब चुकाता हूँ। विष्णु काका की बात सुनते सुनते वीर के हाथ ठंडे हो गए। काका ने आगे बताया, उस तालाब में बहुत पुराने वक्त से एक आत्मा थी। गांव के बड़े बुजुर्ग जानते थे, कहते थे कि वो एक औरत की रूह है जो सदियों पहले उस तालाब में डूबी थी, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी और के जुल्म से बचाते हुए। पानी ने उसे रोक लिया था, वो वहीं रह गई। वो नुकसान नहीं करती मगर तालाब की हिफाजत करती है, और उन लोगों की भी जो उसका सम्मान करते हैं। वीर के पिताजी को जब यह बात पता चली उस रात के बाद, तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने तालाब में मछलियां पालना जारी रखा, मगर उस आत्मा के लिए अमावस की रात घड़े में दिया जलाकर छोड़ते रहें। बदले में उनका घर, उनका बच्चा, उनकी जिंदगी सब महफूज रहा। वो घड़ा जो तुमने देखा था वो तुम्हारे पिताजी का आखिरी घड़ा था, जो उन्होंने अपनी मौत के 1 हफ्ते पहले रखा था। वीर के गले में कुछ अटक गया। मतलब 3 साल से कोई घड़ा नहीं गया। अमावस की रात कोई नहीं आया। वो इंतजार कर रहे थे। कल रात अमावस्या थी। वीर देर तक चुप बैठा रहा। उसके जहन में वो हाथ घूमता रहा, खुरदरा मगर मजबूत। जिस तरह उसने घड़े को थामा था वो गुस्सा से नहीं था, वो जैसे किसी ने अपनी चीज वापस ली हो। काका, वो हाथ वो किसका था? काका ने एक पल रुककर जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी का। कमरे में खामोशी आ गई। वो गए नहीं पूरी तरह। जिसने इतने साल उस तालाब की हिफाजत की, उस तालाब की रूह उन्हें वहीं रखती है। वो उस जगह का हिस्सा बन गए हैं, जैसे वो औरत बनी थी जो उस जगह से प्यार करते हैं। वो जगह उन्हें जाने नहीं देती। वीर की आंखें भर आई। वो आदमी जो 9 साल से शहर में था,
जिसने गांव का सिर्फ एक आखिरी झंझट बचा रखा था बेचने के लिए, उसे अचानक समझ आया कि वो झंझट असल में है क्या। वो उसके पिताजी थे। उस दिन शाम को वीर तालाब पर गया, अकेला। सूरज ढल रहा था, पानी पर नारंगी रोशनी बिखरे थे, किनारे पर सरपत की घास हवा में हिल रहे थे। वीर बैठ गया पत्थर पर। उसने कुछ नहीं कहा, बस बैठा रहा। कुछ देर बाद पानी की सतह पर एक हल्की सी हलचल हुई। कोई मछली नहीं थी, हवा नहीं थी, बस एक छोटी सी लहर जो बीच से उठी और किनारे तक आई और वीर के पैरों के पास आकर खत्म हो गई। वो रोया, जोर से नहीं, चुपचाप। 3 साल में पहली बार। अगले दिन वीर ने शहर जाने की तैयारी की। विष्णु काका उसे छोड़ने आए। तालाब का क्या सोचा? वीर ने मुड़कर काका की तरफ देखा। कहीं नहीं जाएगा। काका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो तब होती है जब कोई सही बात करता है मगर आप उसे बताना नहीं चाहते थे, बस देखना चाहते थे कि वो खुद समझता है या नहीं। और एक काम करना, काका ने कहा, अगली अमावस्या पर आ जाना। वीर ने हाँ में सिर हिलाया। गाड़ी स्टार्ट हुई। वो निकला। रियरव्यू मिरर में तालाब दिखा, पीछे छूटता हुआ, पानी पर दोपहर की रोशनी चमकती हुई। वीर ने मिरर से नज़र हटा ली मगर हाथ स्टीयरिंग पर थोड़ा कस कर थामा। शहर लौटकर वीर ने अपनी दिनचर्या फिर से शुरू की। ऑफिस, काम, रात का खाना, नींद। मगर कुछ बदल गया था। हर रात सोने से पहले एक पल के लिए उसे वो हाथ याद आता था, खुरदरा, मजबूत। और तब उसे पिताजी की याद आती थी, खेत में काम करते हुए, तालाब के किनारे बैठे हुए, चाय की चुस्की लेते हुए। पिताजी चले नहीं थे, वो सिर्फ घर बदल लिए थे। जो जगह उनसे प्यार करते थे उसने उन्हें थाम लिया था। उस साल की अगली अमावस्या को वीर गांव आया। विष्णु काका के साथ बाजार से एक मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें सरसों के तेल का दिया जलाया, ऊपर से 4 फूल रखे। रात के 11 बजे दोनों तालाब पर पहुंचे। चांद नहीं था, आसमान साफ था, तारे थे। वीर ने घड़ा पानी पर रखा। वो बहने लगा, धीरे धीरे बीच की तरफ। दोनों किनारे पर खड़े थे। घड़ा बीच में पहुंचा, दिया जलता रहा और तब पानी की सतह पर एक हल्की सी रोशनी फैली, जैसे नीचे से कोई दिया और जल उठा हो। घड़े की रोशनी दोगुनी हो गई। वीर ने आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखे, हल्का, एक पल के लिए, फिर चला गया। विष्णु काका ने कुछ नहीं कहा, वीर ने भी नहीं। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। तालाब नहीं बिका, वो कभी नहीं बिकेगा। कुछ जगह सिर्फ ज़मीन नहीं होती, उनकी अपनी रूह होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 7:45 बजे थे। नितिन वर्मा की मारुति स्विफ्ट शहर की आखिरी चौक पार कर चुके थे और अब सड़क के दोनों तरफ ना मकान थे, ना दुकानें, ना रोशनी के खंभे, बस पेड़ थे, घने, ऊंचे, एक दूसरे में इस कदर उलझे हुए कि रात उनके बीच से रिस रिस कर सड़क पर उतरते थे। नितिन को इस रास्ते से कोई खास वहशत नहीं थी। वो 3-4 बार इस रास्ते से गुजर चुका था। दिन में, रात में ये पहली बार था, मगर उसने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। थका हुआ था, जहन में अभी भी दफ्तर की फाइलें घूम रही थी
और घड़ी की सुइयां उसे याद दिला रहे थे कि ससुराल पहुंचने में अभी कोई 25 मिनट और लगेंगे। उसकी बीवी रिया 7 दिन पहले ही मायके चली जा चुकी थे। छोटे भाई की सगाई थी, पूरा खानदान जमा था और नितिन अकेला था जो किसी काम की वजह से नहीं जा पाया था। साले साहब राहुल ने फ़ोन पर कहा था, जीजा जी 1-2 दिन के लिए आ जाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और उसने वादा किया था। आज आखिरकार 2 दिन की छुट्टी मिली तो वो सीधे दफ्तर से ही निकल पड़ा था। ससुराल दूर नहीं था, यहीं कोई 35 किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता। गाड़ी की हेडलाइट आगे का रास्ता रोशन कर रहे थे और नितिन का जहन पीछे की तरफ भटक रहा था। रिया की माँ क्या बनाएगी खाने में, राहुल का चेहरा कैसा होगा मंगेतर के साथ, 9 साल का बेटा आर्यन कहाँ होगा, अभी सो गया होगा शायद। तभी अचानक एक बात जहन में कौंधी, जैसे किसी ने चेहरे पर पानी के छींटे मारे हों। मिठाई। वो मिठाई लाना तो भूल गया था। गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद थोड़ी धीमी हो गई। नितिन ने स्टीयरिंग पर मुट्ठी भेजी। जल्दबाजी में सीधे दफ्तर से निकल आया था, घर भी नहीं गया था और मिठाई जो ससुराल जाते वक्त दामाद के हाथ में होनी चाहिए थे, वो दफ्तर के बाहर ही छूट गई थी। ख्यालों में उसने डैशबोर्ड की घड़ी देखी, 7:45। ससुराल के गांव में इस वक्त अगर कोई दुकान खुली भी हो तो मिठाई मिलने के आसार कम थे। छोटा गांव था, दुकान 7:30 बजे तक ही बंद हो जाते थे। वो यही सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। जंगल और घना हो गया था। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ अब इस तरह झुके हुए थे जैसे किसी पुरानी सुरंग की छत हो। हरी, काली, खामोश। हवा बिल्कुल नहीं थे, पत्ते नहीं हिल रहे थे। ऐसी खामोशी जो कानों को थोड़ा असहज कर रहे थे। नितिन ने रेडियो चालू किया। रेडियो पर कुछ नहीं आया, बस एक महीन सरसराता हुआ शोर, जैसे कोई चीज को रेत पर घसीट रहा हो। उसने रेडियो बंद कर दिया और तभी जब वो लगभग ये मान चुका था कि मिठाई के बिना ही पहुंचना होगा और कोई बहाना सोचना होगा, सड़क के बाईं तरफ एक रोशनी दिखी। पहले उसे लगा कि शायद कोई मकान है, फिर जब गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी तो मकान उसे एक दुकान का आकार दिखा। एक छोटी सी दुकान, लकड़ी और टीन की छत वाली, और उसके आगे एक पीली मध्यम बल्ब की रोशनी, जैसे किसी ने अंधेरे में एक दिया जला रखा हो। नितिन ने गाड़ी धीमी की। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दुकान के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता टंगा था जिस पर लिखा था। रोशनी काफ़ी कम थी, पर जब उसने गाड़ी रोककर हेडलाइट उस तरफ घुमाई तो अक्षर पढ़ने में आए, श्री बालाजी मिष्ठान भंडार। नितिन को जो राहत मिली वो उस इंसान जैसी थी जिसे रेगिस्तान में पानी मिल जाए। उसने गाड़ी सड़क के एक किनारे लगाई, इंजन बंद किया और उतर गया। रात की हवा चेहरे पर लगी तो उसे एहसास हुआ कि बाहर कितनी खामोशी थी। गाड़ी का इंजन बंद होने के बाद कोई आवाज़ नहीं थी, ना चिड़िया, ना झिंगुर, ना हवा। जंगल बिल्कुल शांत था, उस तरह की शांति जो सुहानी नहीं बल्कि थोड़ी भारी लगती है। नितिन ने एक पल के लिए रुककर दोनों तरफ देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस अंधेरा और पेड़ और वो पीली रोशनी। वो दुकान की तरफ चल दिया। दुकान अंदर से उतनी ही छोटी थी जितनी बाहर से दिखती थी। एक कमरे जितनी जगह, एक काउंटर और काउंटर पर शीशे में कुछ खाने जिनमें ज़्यादातर ट्रे खाली थे। जो मिठाइयाँ बची थी वो थोड़ी थोड़ी
लड्डू के कुछ टुकड़े, बर्फी के कुछ स्लाइस और एक पूरी ट्रे जिसमें काजू बर्फी थे, साफ ताज़ी, चांदी के वर्क वाली। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पहली नज़र में नितिन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उम्र कोई 70 के आसपास, सफ़ेद कुर्ता, सिर पर पतले बाल, आंखें नीचे थी। कुछ देख रहा था या बस बैठा था पता नहीं। भाई साहब, काजू बर्फी है? नितिन ने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें नितिन को एक अजीब सी सिहरन हुई। आंखें सामान्य थी मगर उनमें कुछ था जो नितिन समझ नहीं पाया। एक किस्म की गहराई या शायद खालीपन, जैसे कोई बहुत थक गया हो, नींद से नहीं बल्कि किसी और चीज से। बूढ़े ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उठने लगा। 1 किलो दे दीजिए, नितिन ने कहा। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और काजू बर्फी की ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी नितिन ने उसके हाथ देखे। पहले उसे लगा कि रोशनी कम होने की वजह से कुछ गड़बड़ दिख रहा है। फिर उसने ध्यान से देखा और उसके पेट में कुछ हुआ। बूढ़े के दोनों हाथ चले हुए थे, पूरे हाथ, कलाई से उंगलियों तक, जैसे कभी बहुत बुरी तरह जले हों। चमड़ी झुर्रीदार और काली, उंगलियां मुड़ी हुई, नाखून लगभग गायब। मगर जो बात नितिन के दिल में एक सुई चुभ हो गई वो ये थी कि जले हुए हाथों की दरारों में से, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बंद कोयले की अंगीठी में राख के नीचे आग सुलग रही हो, एक महीन नारंगी रोशनी झांक रहे थे। जैसे हाथ अभी भी जल रहे हों अंदर से। नितिन ने एक पल के लिए सांस रोकी। उसका जहन कह रहा था यह शायद कोई बीमारी है, कोई त्वचा की बीमारी, रोशनी का भ्रम। मगर उसकी नज़र हाथों से हट नहीं रही थी। बूढ़े ने काजू बर्फी एक कागज़ पर रखी और तौलने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे। जब उसने बर्फी उठाई तो नितिन ने देखा जहाँ जहाँ बूढ़े की उंगलियां लगी वहाँ कागज़ पर हल्का सा, पल भर के लिए एक जला हुआ निशान उभरा और फिर गायब हो गया। नितिन ने पलकें झपकाई। उसने खुद से कहा, थका हुआ हूँ, ड्राइव लंबी थी, रोशनी कम है। कितना हुआ? उसने आवाज़ को जितना सामान्य रख सका रखा। बूढ़े ने एक उंगली उठाई, मतलब 180। नितिन ने जेब से पैसे निकाले। बाहर एक भारी आवाज़ आई, ट्रक की। नितिन पीछे मुड़ा। दुकान के बाहर एक बड़ा ट्रक रुका था, पुराना, हरे रंग का, जिसकी बॉडी पर जगह जगह जंग के धब्बे थे। ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई और एक आदमी उतरा। लंबा था, चौड़े कंधे, उम्र 45 के आसपास, सिर पर गमछा बंधा हुआ था। वो दुकान की तरफ चला आया, थके हुए कदमों से, जैसे बहुत लंबी ड्राइव के बाद उतरा हो। नितिन ने उसे रास्ता दिया। ट्रक वाला अंदर आया और काउंटर पर कोहनी टिकाई। उसने बूढ़े की तरफ देखा और दोनों के बीच कुछ हुआ। कोई बात नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं, बस एक नज़र जो किसी पुरानी पहचान वाली नज़र जैसी थी। ट्रक वाले ने पानी की बोतल मांगी इशारे से। बूढ़े ने एक बोतल काउंटर पर रखी और जब ट्रक वाले ने बोतल उठाई तब नितिन ने उसके हाथ देखे। वही, बिल्कुल वही, जले हुए काले और दरारों में से वही महीन नारंगी रोशनी, कोयले के भीतर की आग जैसी। नितिन के पांव जमीन से चिपक गए। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने बहुत कोशिश की कि अपनी नज़र फेर ले, मगर उसकी आंखें ट्रक वाले के हाथों पर टिकी रही। ट्रक वाले ने बोतल खोली और पानी पिया।
जब उसने बोतल वापस काउंटर पर रखी तो बोतल के नीचे कुछ पल के लिए एक हल्का सा भाप जैसा धुआं उठा और मिल गया हवा में। नितिन के हाथ में मिठाई का पैकेट था। उसने पैसे दिए या उसे लगा कि उसने दिए, उसे याद नहीं रहा। उसे बस एक ही काम करना था, बाहर निकलना। वो मुड़ा, उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और तभी ट्रक वाले ने उससे बात की। कहाँ जाना है भाई? आवाज़ भारी थी, थकी हुई, मगर उसमें कोई खतरा नहीं था। बस एक आम सी बात, जैसे सड़क पर कोई अजनबी रास्ता पूछे। आगे गांव की तरफ, नितिन ने कहा। रात में अकेले जा रहे हो? हाँ, ससुराल है। ट्रक वाले ने सिर हिलाया। उसका चेहरा देखा जाए तो सामान्य था, थका हुआ मगर सामान्य। बस हाथ वो नहीं थे जो होने चाहिए थे। जल्दी निकल जाओ, यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं। नितिन ने उससे पूछना चाहा कुछ, मगर क्या पूछता। तुम्हारे हाथ क्यों जले हैं? उनमें रोशनी क्यों है? वो बूढ़ा कौन है जो तुम्हें जानता है? वो कुछ नहीं बोला, बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठा तो उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई हैं। उसने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हुआ और उसने एक पल रुककर पीछे मुड़कर देखा। दुकान वही थी, वो पीली रोशनी वहीं थी और दोनों, बूढ़ा और ट्रक वाला, खिड़की की तरफ से झांक रहे थे। दोनों की आंखें नितिन पर थी। नितिन ने नज़र फेरी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो ससुराल पहुंचा। रिया ने दरवाज़ा खोला। साले साहब राहुल ने आवाज़ दी। आर्यन भागता हुआ आया। मिठाई का डब्बा सासू माँ ने खुशी से लिया और नितिन हंसता रहा, बातें करता रहा, चाय पीता रहा। मगर रात को जब सब सो गए तो उसने रिया से धीरे से वो दुकान वाली बात कही। रिया ने उसकी पूरी बात सुनी, चुप रही, फिर बोली, इस रास्ते पर कोई दुकान नहीं है नितिन। मैं इस रास्ते पर 20 साल से आ जा रही हूँ। बीच जंगल में कोई भी दुकान नहीं था। नितिन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम सच कह रहे हो, मगर वो दुकान वहाँ नहीं है। अगली सुबह जब नितिन अकेला था, घर में बाकी सब काम पर लगे थे, उसने अपने फ़ोन पर इस इलाके के बारे में थोड़ा ढूंढा। उसे कुछ मिला नहीं पहले, फिर उसने अलग तरीके से खोजा। इस जंगल वाले रास्ते पर दुर्घटना, आग, हादसा, और तब एक पुरानी खबर खुली। ये बात 19 साल पुराने थे। इसी रास्ते पर, इसी जंगल के बीच एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करते थे। नाम था श्री बालाजी मिष्ठान भंडार। चलाते थे एक बुजुर्ग राम सहाय, जो अपने पूरे परिवार में अकेले बचे थे और इसी दुकान के ऊपर बने एक कमरे में रहते थे। उस रात, जून की एक उमस भरी रात, एक ट्रक इस रास्ते से गुजर रहा था। ड्राइवर का नाम था हरीलाल। लंबे रूट पर थका हुआ था, कई घंटों से लगातार चला रहा था। आंखें भारी हो रही थे। ट्रक में पेट्रोलियम का सामान था। नींद में एक पल की झपकी और ट्रक सीधे सड़क से उतरकर दुकान में घुस गई। दुकान के अंदर उस वक्त राम सहाय थे। आग इतनी तेज थी कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। रात का वक्त था। जंगल के बीच मदद पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। राम सहाय और हरीलाल दोनों उस आग में थे। राम सहाय बचे, मगर उनके दोनों हाथ पूरी तरह जल गए। हरीलाल भी बचे, मगर वो पहले जैसे नहीं रहे। दोनों के हाथ, दोनों की जिंदगियां। खबर में एक लाइन और थी जो नितिन ने 2 बार पढ़ी। हादसे के कुछ साल बाद राम सहाय का देहांत हो गया। अपनी उम्र में
हरीलाल की एक ट्रक दुर्घटना में मौत उससे भी पहले हो गई थी। उसी रास्ते पर 3 साल बाद नितिन ने फोन रख दिया। बाहर धूप थी, आंगन में आर्यन खेल रहा था, रिया की हंसी कहीं से आ रहे थे। सब कुछ सामान्य था, मगर नितिन के हाथ में मिठाई का वो डब्बा था, काजू बर्फी का, जो उसने रात को लाकर सासू माँ को दिया था। उसने डब्बा खोला, काजू बर्फी थे, चांदी के वर्क वाली, ताज़ी, मगर डब्बे के अंदर कागज पर उंगलियों के निशान थे, जले हुए काले। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो उन निशानों में से एक महीन नारंगी रोशनी झांकती थी, जैसे कोयले के भीतर की आग। उस दिन घर में किसी ने काजू बर्फी नहीं खाई। नितिन ने डब्बा चुपचाप एक कपड़े में लपेटा और घर के पीछे की तरफ गया। वहाँ एक कोने में गड्ढा था, बरसात का पानी इकट्ठा होता था कभी कभी। उसने गड्ढे में उसे रख दिया और जब उसने मिट्टी डाली तो उसे लगा कि ज़मीन के नीचे से एक हल्की सी गर्मी उसकी हथेलियों को छू रही है। वो उठा, पीछे मुड़ा, आंगन में लौट आया। आर्यन उसकी तरफ भाग रहा था। पापा पापा, देखो मैंने क्या बनाया। नितिन ने बेटे को गले लगाया कसकर। बाहर हवा चली, पेड़ हिले और कहीं दूर, बहुत दूर, जंगल के उस हिस्से में जहाँ ना कोई रोशनी थी, ना कोई दुकान थी, ना कोई नाम का निशान, कुछ सुलग रहा था, जैसे हमेशा से सुलगता रहा हो, जैसे हमेशा सुलगता रहेगा। राम सहाय और हरीलाल उस रात के बाद कभी अलग नहीं हुए। एक ने वो दुकान खोली थी, दूसरे ने उसे मिटाया था, मगर मौत भी उन्हें उस जगह से नहीं हटा पाई। वो वहीं रहें, उस रास्ते पर, उस जंगल में, उस पीली रोशनी के साए में। राम सहाय अपनी दुकान चलाते रहें, जो थी ही नहीं, और हरीलाल अपने ट्रक चलाते रहें, जो कभी कभी किसी को सड़क पर दिखता था और कभी कभी नहीं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस थे। जैसे कुछ रूहें एक जगह से इस कदर बंध जाती हैं कि आगे जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता, ना जिंदगी में ना मौत में। उनके हाथ चलते रहें हमेशा। और वो मिठाई जो नितिन ने खरीदी थी उस रात, वो शायद असली थे या शायद नहीं थे। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच कुछ चीज़ें आती जाती हैं जिन्हें ना समझाया जा सकता है ना भुलाया। नितिन ने वो रास्ता फिर कभी रात में नहीं लिया, और मिठाई वो हमेशा से ही पहले ही खरीद लेता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।